Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor, and in this video, I'm gonna share the most common and unique type of the essay that's called agree and disagree. इसको agree and disagree का essay यूं कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉम्प्ट मिलता है that's called the question statement, इसमें ही वाज़े तौर पर लिखा हुआ होता है कि do you agree or not या to what extent do you agree. तो टू what extent का मतलब ही क्या है कि भाई किस हद तक आप एग्री हैं. स्टूडेंट इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी ये टाइप का ऐसे आता है, और आप याद रखिएगा ये वाली टाइप सबसे ज्यादा आने वाली टाइप है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार ये वाली आएगी भी या नहीं, ये वाली सबसे ज्यादा आने वाली टाइप है. नहीं तो आप पास पेपर उठा के देख लें, नहीं तो मेरी बुक उठा के देख लें. आप जो मेरी बुक आपके पास मौजूद है, या आप मेरी जितने भी स्टूडेंट्स के रिकमेंडेड वीडियोज उन्हें भी आप चेक कर लें, यही टाइप ऑफ ऐसे हमेशा आता है. तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपने बाकी 5 टाइप में से बहुत इमरजेंसी में कुछ रिवाइज करना है तो इस टाइप को कर लिएगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होता है हमेशा आने के. आगे चलते हैं कि भाई ये होता क्या है. देखिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखती हूँ ना. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन. भाई मैंने यहाँ पर ही बात की है कि ये एक स्टेटमेंट आ गई है, सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन, और दिस इज जस्ट अबाउट द स्टेटमेंट एंड देयर विल बी द प्रॉम्प्ट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको ऐसे कह दे कि टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, आप किस हद तक एग्री करते हैं, या फिर वो सिंपल क्या कह देगा, डू यू एग्री और नॉट. स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने एग्री डिसएग्री की बात करनी है. इट मींस यहाँ पर होने वाली बात अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई इन व्हाट मैनर डू यू सॉल्व योर एसे. सबसे पहले आपने देख लिया ये स्टेटमेंट आ गई है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आ गया है. अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगी हूँ अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एसे. फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ करते हैं. मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं. इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द 3 कंपोनेंट्स, जनरल बैकग्राउंड, द सेकंड वन इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ओवरव्यू. जनरल बैकग्राउंड के हवाले से मैंने आपको कुछ लाइंस वगैरह बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, इट इज कंसीडर्ड दैट ये वो करके. इसके बाद पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग में एक स्ट्रेटेजी थी. अभी मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाऊंगी क्योंकि हम इस टाइप को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें रिपीट भी करनी होती हैं. पैराफ्रेजिंग आपके सामने अभी होगी और इसके बाद ओवरव्यू. स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इन एवरी काइंड ऑफ द ऐसे योर ओवरव्यू मेक्स डिफरेंट, कि भाई यहाँ पर आपका एक टाइप का ऐसे दूसरे से क्यों डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरव्यू. अगर आपको याद हो तो मैंने कल डायरेक्ट ऐसे में ओवरव्यू करवाया था. जो क्वेश्चन गिवन थे उनकी 1 लाइन में जो जवाब थे, दैट्स कॉल्ड द आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन एन ओवरव्यू. लेकिन अगर आप ओपिनियन बेस्ड ऐसे की बात करें तो वहां पर ओवरव्यू था, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन एज वेल एज माइंड. अगर आप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक फिक्स लाइन थी, दिस ऐसे इज गोना डिस्कस या दिस ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एंड द प्रपोज सॉल्यूशन अबाउट इट. तो ओवरव्यू का पैराग्राफ, ओवरव्यू की जो लाइंस है ना, ये एक ऐसे से दूसरे को क्या करती है, डिफर करती है. तो मैं यहाँ पर समझ सकती हूँ कि आपने जनरल बैकग्राउंड में इट इज कंसीडर्ड दैट, द फैक्ट इज दैट, इट इज अ डिबेटेबल इशू, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपको लगाना है तो आप बता सकते हैं. लेकिन कोशिश कीजिएगा ओपिनियन बेस्ड ऐसे में आप ये वाली लाइन लगा सकते हैं, दिस इज अ डिबेटेबल इशू या इट इज अ कंट्रोवर्सी ऐसे करके. अदरवाइज जैसे कि ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, या आगे बाद डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, या इसके बाद एक और टाइप जो मैं आपको बताऊंगी, वहां पर जनरल बैकग्राउंड की जो लाइन है उसे आप सिंपल रखिएगा, कंट्रोवर्सी या डिबेटेबल इशू नहीं कीजिएगा, सिंपल लिखें इट इज कंसीडर्ड दैट. क्यों? क्योंकि ये तो एक माना जाता है ना, इसमें लोगों की इख्तिलाफ है नहीं, और जहां पर इख्तिलाफ ना हो वहां पर डिबेट भी नहीं होती है, ना कोई कंट्रोवर्सी होती है. तो हम क्या कहेंगे, इट इज कंसीडर्ड दैट, द फैक्ट इज दैट, ऐसे करके जो हम सिंपल सिंपल लाइन है आपको आज मैं प्रोवाइड कर दूंगी. जनरल बैकग्राउंड आपने लिखा, इसके बाद पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं, व्हाटएवर द स्टेटमेंट वी हैव गिवन वी नीड टू जस्ट रिफ्रेज इट. कैसे? सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन. स्टूडेंट का ख्याल रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी. नो, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, एग्जामिनर बिल्कुल नहीं पढ़ेगा. तवज्जो रखें, सैलरी को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट कही है और जॉब सेटिस्फेक्शन जरा हमारे पास कम है. अगर आप समझे इस बात को, जॉब सेटिस्फेक्शन कम है किसके बरक्स, सैलरी. अगर मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ ना, तो आई डोंट नीड टू चेंज द स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज कंसिडर्ड दैट जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये कम हो जाएगा ना अगर मैं इसको पहले लेकर आ रही हूँ, जॉब सेटिस्फेक्शन इज लेस अट्रैक्टिव या इज लेस अपीलिंग एज कंपेयर टू हायर सैलरी. मैं ये नहीं कहूंगी जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी, वो तो जुमला ही तब्दील हो गया, या सैलरी इंपॉर्टेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन पहले लेकर आ रहे हैं.
तो क्वेश्चन को जरा उसका कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, टेक्निकल बातें समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज कंसिडर्ड दैट the sense of satisfaction या the satisfaction that is acute with a job that is acute with the duty a job is less attractive than the higher amount of salary. इसकी जनरल बैकग्राउंड में पैराफ्रेजिंग आप कीजिए, क्योंकि मैं ओवरव्यू बताने लगी हूँ. इसका ओवरव्यू जरा थोड़ा सा ट्रिकी है और इसके बाद वाली क्वेश्चन की टाइप में भी इंपॉर्टेंटली सॉल्व होगा वो. आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, चाहे आप ऑन कैंपस के बच्चे हैं या ऑनलाइन. आपके पास क्वेश्चन के बिना इसकी जनरल बैकग्राउंड एंड पैराफ्रेजिंग कीजिए. मैं ओवरव्यू पे जरा आती हूँ. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जनरल बैकग्राउंड आई होप आपने लिख लिया होगा किसी भी ऐसे के स्टार्ट करने के लिए. इट इज कंसीडर्ड दैट देन यू हैव अटेम्प्टेड द पैराफ्रेजिंग. फॉर एग्जांपल व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू the job satisfaction is less attractive than higher amount of salary. You may also rephrase according to your own dilemma. For example, the element of job satisfaction is less is worth less, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं contains the less significant value as compared to the liquidative amount of salary. जो भी आपको paraphrasing समझ आई, you need to do it. आगे हम चलते हैं overview पे, and I have already made it clear that your overview will be only the source to differ your first type of the essay with the other. So if overview के behalf पर आपका जो essay है ये तब्दील होगा एक से दूसरे पर. अब इस बात का ख्याल रखने जा रहे हैं हम, बिकॉज इट्स द ऑलरेडी एग्री एंड डिसएग्री टाइप ऑफ दी ऐसे. तो यहाँ पर ओवरव्यू में हम जैसे एक नॉर्मल लाइफ में कहते हैं मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ. वो जो वर्ड 100% है दैट इज लेस फॉर्मल. इस 100% को या कोई भी नंबर या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यू आर नॉट सपोज टू राइट इन योर ऐसे. 100% एग्री, 50% एग्री, 75% एंड 25% एग्री, इस तरह के वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने ऐसे में. सो ओवरव्यू में डिपेंड करता है कि आप गिवन स्टेटमेंट से किस हद तक एग्री करते हैं. अगर आप 100% एग्री करते हैं तो आप ओवरव्यू में लिखेंगे आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट एंड थिंक दैट. थिंक दैट के बाद अभी मैं बताऊंगी, फिलहाल तवज्जो रखें. ये अगर 50% आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि भाई सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी, मैं नहीं समझता कि सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यहाँ पर हो जाएगा आई पार्शियली एग्री विद द स्टेटमेंट एंड थिंक दैट. अगर आप गिवन स्टेटमेंट से इतना एग्री करते हैं कि नॉट 100% एंड नॉट द हाफ, आप कह रहे हैं यार मतलब ज्यादा सैलरी इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, मैं मुकम्मल डिनाई नहीं करूंगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आई एग्री टू सच एक्सटेंट. समझ रहे हैं यहाँ पर जो लफ्ज सच एक्सटेंट आया है इसका मतलब है काफी हद तक. जबकि 25 में आप क्या करेंगे, आई एग्री टू सम एक्सटेंट. यहाँ सम एक्सटेंट का जो मतलब है इसका मतलब होता है कुछ हद तक, यानी बहुत ही मामूली हद तक. अगर सच को सम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है बहुत थोड़ी हद तक. तो यहाँ पर मेरे 3 एलिमेंट पूरे हुए. कैसे, अब जरा मैं इसकी बात करती हूँ. इट इज कंसिडर्ड दैट द सेटिस्फेक्शन दैट वी नॉर्मली टेक फ्रॉम जॉब इज लेस अट्रैक्टिव देन द लिक्विडेड अमाउंट ऑफ सैलरी. I completely agree with the statement and think that salary इसको वैसे कह सकते हैं the points of the salary outweigh to the importance of job satisfaction. यानी अब मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने ये ओवरव्यू में ये लिख दिया, लेकिन थिंक दैट के बाद अब डिपेंड करता है यहाँ पर आप इस लाइन को कैसे करने लगे. अगर आपने 100% कहा है कि भाई सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा क्या मुकम्मल ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में आप बात ही नहीं करेंगे इस ऐसे में, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कह दिया कि सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर थिंक दैट के बाद आप यहाँ पर बात बताने लगे हैं, थिंक दैट सैलरी इज मोर अपीलिंग या इट हैज मोर वर्थ देन दी जॉब सेटिस्फेक्शन. या अगर आप पार्शियल की तरफ जा रहे हैं तो आप कह देंगे स्टेटमेंट एंड थिंक दैट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सैलरी बोथ प्ले द वाइटल रोल इन एम्प्लॉयमेंट. अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 75% तक एग्री करूंगा, तो आप यहाँ पर अभी मैं आपको ये बात जरा क्लियर करते हैं. आई होप आपने जरा ये ओवरव्यू लिखा होगा, तो जरा मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लिखकर बताती हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो सके. अब हम आ जाते हैं वापस इस पॉइंट पर कि इट इज कंसीडर्ड दैट देन वी हैव डन द पैराफ्रेजिंग एंड वी हैव सेलेक्टेड एनी सॉर्ट ऑफ द ओवरव्यू इन व्हाट मैनर वी आर गोइंग टू अलाइन आवर ऐसे. मैं 100% की बात करने लगी हूँ. आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट एंड थिंक दैट सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट के बाद मुझे वापस अपनी एक लाइन को बताना पड़ेगा कि भाई क्या समझती हूँ मैं. थिंक दैट के बाद सैलरी इज मोर डोमिनेंट देन द एलिमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जो भी आपको लग रहा था कि भाई सैलरी ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर आप 50% पे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई पार्शियली एग्री विद द स्टेटमेंट एंड थिंक दैट सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट. जबकि यहाँ पर सिर्फ सैलरी की बात हुई थी, क्योंकि 100% की बात है, एक्सट्रीम केस था वो. अगर आप 75 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आई एग्री टू सच एक्सटेंट एंड थिंक दैट the points of the salary outweigh to the
इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, आउटवे का मतलब होता है गालिब आ जाना, ये रहा। क्योंकि जाहिर है 75% आप सैलरी की बात करें तो 25% तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा इस बारी में, आपको समझ आ जाएगा। सब देखा, आई एग्री टू सच एक्सटेंट एंड थिंक दैट सैलरी the advantages here having the lucrative value of the salary outweigh to the importance of job satisfaction. outweigh यानी गालिब आ रहा है, 75% आप सैलरी के साथ जा रहे हैं एंड 25% just about the job satisfaction and the resting case will go towards the 25% कि आप कह देंगे I agree to some extent and think that the job satisfaction या points of the job satisfaction's value outweigh टू द पॉइंट ऑफ सैलरी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा केस, क्योंकि सैलरी के साथ आप कितने परसेंट गए, सिर्फ 25%, और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ कितने चले जाएंगे, 75%। यहाँ पर ये बात मेरी भी समझ आई है। मेरे पास क्लास में 4 स्टूडेंट अगर होंगे तो मैं उनको कहूंगी कि वो चार केसेस अपने तौर पर अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टूडेंट आपने भी क्या करना है, मैं अपने ऑन कैंपस वाले बच्चों से बात कर रही हूँ कि एक जो है वो 100% का इंट्रोडक्शन बनाकर दे, एक 50 का, एक 75 एंड एक 25 का, क्योंकि अब मैं आगे आपको जो लेकर जाऊंगी बाकी तमाम चीजें सेम है, इतना मसला नहीं होता है। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी पैराग्राफ की। बॉडी पैराग्राफ को हमने स्टार्ट करना है, मैं 100% के केस की बात कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप 100% के केस में कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी रेलेवेंट फील्ड का कोई ऐसे आ गया, कुछ स्टूडेंट मेडिकल के हैं, उनके पास कोई मेडिकल का ऐसे आ गया, तो आप 3 पैराग्राफ भी लेकर जा सकते हैं, वरना मेरी सजेशन ये होती है कि सिर्फ 2 की तरफ ही रहिए, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट टू ड्रैग योर आइडियाज इवन इन योर थर्ड पैराग्राफ एज वेल। आपने किसी कनेक्टर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर फर्स्टली लगा दिया। इस सूरत में आप यहाँ ऑन द फर्स्ट हैंड नहीं लगाएंगे। ऑन द फर्स्ट हैंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी सैलरी की बात कर रहे हैं, वो थीम हमारी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सैलरी की बात होने लगी है, यहाँ पर भी। तो ऑन द फर्स्ट हैंड, ऑन द अदर हैंड वहां पर आता है जहां पर कंट्रोवर्सी हो, यानी हमारी थीम ब्रेक होती है, तो आपने यहाँ पर फर्स्टली लगा दें या फर्स्ट ऑफ ऑल लगा के कॉमा लगा दें। कनेक्टर वाली बात मेरी पूरी हुई। इसके बाद रीजन, सैलरी करता क्या है, वही कल वाली बात को मैं यहाँ पर रिपीट करूंगी। वन लाइन में कोई सॉलिड पॉइंट सोच लेते हैं। सैलरी क्या करता है, सैलरी को अगर हम देखते हैं, सैलरी इज द की टू फुलफिल आवर नीड्स एंड डिजायर्स टू लिव इन अ सोसाइटल स्टेटस। जो भी मैं यहाँ पर एक रीजन आया, तो आप चाहें तो खुद भी इसको बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ having the lucrative salary यहाँ पर रीजन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली हैविंग द ल्यूक्रेटिव सैलरी, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव। ल्यूक्रेटिव सैलरी इज को रिलेटेड, लिंक करती है विद द आइडिया टू मीट आवर नीड्स एंड डिजायर्स इन सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड माय रीजन। एक्सप्लेनेशन का पार्ट क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से आइडियाज जो इससे ड्राइव होते हैं, यानी जो आपने बात की है बस उसी के ऊपर स्टैंड लेके आपने इसको लिखना होता है। देन एक्सप्लेनेशन का आपका पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं, नीड्स में क्या क्या आ सकता है, आप बता सकते हैं एज इट इज ऑब्जर्व दैट गेटिंग दी, आप बता दें स्विचिंग द आइडिया और स्विचिंग द आइडिया टू शिफ्ट योर हाउस to get your need. For example, if someone wants to go, yeah, the individual has a desire to live from the local area to the posh area, and parents have a desire to shift their kids from the local, yeah, local असल में मकसद होता है मकामी, from the traditional schools to the new one, या अगर कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है तो इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट योर एक्सप्लेनेटरी पार्ट विल बी लॉन्गर एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट, character, reason and example. Your explanation should be longer as compared to the other. For example, whatever you have written here, you need to just describe it in a very single and easiest way. इसके बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे for example. अब यहाँ पर आप for example आ गए, और जो मैंने बात कही, for example मुझे लगता है कि सोसाइटी में अब क्योंकि नीड्स हमारी क्या है वो बढ़ती रहती है ना, पर्सन ऑलवेज रिमेन इन सर्च ऑफ द एक्सेलेंस। तो आप फॉर एग्जाम्पल करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो एक तरीकेकार होता है जॉब प्रमोशन के मिलने का, उसमें यही देखा जाता है कि भाई आपकी सोसाइटल नीड्स पूरी हो रही हैं, या आप स्विचिंग द आइडिया ऑफ द जॉब इज समहाउ रिलेटेड टू, जो भी आपको समझ आ रहा है, तो इसकी एग्जांपल आपने दे दी।
स्टूडेंट मैं यहाँ पर बात करने लगी हूँ अब सेकंड पैराग्राफ पे की, बिकॉज अब यहाँ पर भी मुझे क्या बताना है, सैलरी की बात करनी है। स्टूडेंट यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है कि सवाल में वहां पर सैलरी भी था और जॉब सेटिस्फेक्शन भी। सो व्हाई डिड आई नॉट राइट एनी सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट अबाउट द जॉब सेटिस्फेक्शन। आपने बात नहीं करनी, जिस चीज के बारे में आपने एग्री ही नहीं किया तो उसके बारे में आप बात ही नहीं करें। तो सेकंड पैराग्राफ भी मेरा किसकी तरफ जाने वाला है, सैलरी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मैंने 100% एग्री किया था। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप 100% वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर सैलरी की बात करें। अब आ जाते हैं सेकंड केस के अंदर कि सेकंड केस होगा क्या, दैट्स कॉल्ड 50% केस। आपने वहां ओवरव्यू में आ जाए, आपने कहा था आई पार्शली एग्री, सो इट मीन्स if you have written the examples, explanation and the reason and the complete package about the salary in the first paragraph, so in the second you will attempt the second paragraph in the favor of job satisfaction। आप यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे। तो अगर आप 50% वाले केस में, तो यहाँ पर फर्स्टली की जगह आपको पहले लगाना चाहिए था ऑन द फर्स्ट हैंड, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, थीम अलग है ना। लेकिन अगर आपने अब क्योंकि यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन की बात आप स्टार्ट करने लगे, तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड करके बात आएगी फर्स्टली एंड सेकेंडली उस केस में आने वाला था जहां पर दोनों पैराग्राफ की थीम एक होने वाली थी। अब यहाँ पर इख्तिलाफ है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं ऑन द डाउन साइड, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, जो भी आप कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड कॉमा। अब मैं यहाँ पर बात करने लगी हूँ 50% की, तो मुझे ये पता चला कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आपको कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा मिला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपका स्टाफ अच्छा है, यू नॉर्मली गेट अलाउंसेस एंड बोनसेस, ये भी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में आता है। और इवन दो वहाँ का कल्चर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, कल्चर डाइवर्सिटी, ये सब चीजें हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन में आती है। एंड यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डबल एज सॉर्ड टू बी किक्ड आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम। वहां पर आपको डर भी नहीं है कि किसी भी वक्त आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो तरीकाकार है दैट्स कॉल्ड द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो आप बता सकते हैं ऑन द अदर हैंड जॉब सेटिस्फेक्शन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू बी लॉयल एंड जो भी टू बी लॉयल एंड इसको आप ऐसे बता सकते हैं एंड इट लिंक्स to get the robust result in the organizational performance at the year। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है वो इतना लॉयल रहता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो वो लॉयल रहता है, इसके साथ ही साथ इसकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे भी बड़ा असर जाता है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल है तो इसका मतलब फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी पूरे हो रहे हैं। और आप यहाँ बता सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी रोबस्ट का मतलब होता है कि काफी स्ट्रॉन्ग, वो आपको रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है, एज कम्पेयर टू दिस अ पर्सन हु इज गेटिंग द हायर अमाउंट ऑफ द सैलरी बट विद जीरो जॉब सेटिस्फेक्शन, he will not be loyal with you because he will consider the work just for his working hour, he will do the work and just leave the organization on any manner, for example at any cost he will need to find the another job and to get the idea to switch from this job to the new one because he is in search of finding new and lucrative salary as compared to the other। अगर एक एम्प्लॉय है और वो काम ही इस फिनोमेना पे कर रहा है कि मुझे सिर्फ हायर अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए, तो क्या पता उसने 6 महीने आपके साथ काम किया और कोई आपका राइवल है, कॉम्पिटिटर है, उसने उसको ज्यादा ऑफर किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। तो समहाउ ये वाला मसला बन सकता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में एम्प्लॉय जो है ज्यादातर हमारे क्या रहते हैं, लॉयल रहता है। इसकी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, एग्जाम्पल का वर्ड आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जो वर्ड आप राइटिंग एंड स्पीकिंग में इस्तेमाल कर लें उसको दोबारा मत लिखिएगा। फॉर इंस्टेंस करके आप किसी पास्ट रिसर्चर की बात कर लें, फॉर इंस्टेंस इन द पास्ट रिसर्चर्स यूज टू अडॉप्ट द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड को क्विट किया जस्ट टू प्रोसीड देयर मोर प्रोफेशन, कि भाई जैसे कि राइटर्स हमारे पास कुछ ऐसे राइटर्स मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने उनकी फील्ड थी, उन्होंने उस फील्ड को जरा छोड़कर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना शुरू किया क्योंकि वो जॉब सेटिस्फेक्शन थी या उन्हें जो भी मिला कि उन्हें लगा यार ये वाला काम करने से मुझे जॉब मैं सेटिस्फाइड हुआ। इसके बाद 50% वाला मामला यही एंड हुआ क्योंकि आपने 2 पैराग्राफ देखने थे। बात को हम देखते हैं, सैलरी में आपने एक पैराग्राफ सैलरी, दूसरी भी सैलरी, जबकि जॉब सेटिस्फेक्शन और 50% में एक सैलरी एंड दूसरा जॉब सेटिस्फेक्शन। कंक्लूजन की तरफ एंड में आएंगे, लेकिन फिलहाल अब हमारे पास मजीद जो 2 केसेस है उसकी बात कर लेते हैं। वो बहुत आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 75% की तरफ जाते हैं, बिकॉज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द 75% ऑफ द केस, अगर आप 75% की तरफ जाते हैं तो इधर यू ought टू अटेम्प्ट द 3 पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपको आप बच नहीं सकते 3 पैराग्राफ से। 2 पैराग्राफ में क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस, सैलरी के हवाले से आपने कहा था आई एग्री टू सच एक्सटेंट, इसका मतलब सैलरी भी इंपॉर्टेंट है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी, बट द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस वेरीज।
तो सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जॉब सेटिस्फेक्शन कम थी। तो 2 पैराग्राफ आपके सैलरी के जाएंगे और उधर 75% वाली केस में थर्ड आपका जाएगा जॉब सेटिस्फेक्शन पर। कैसे? आपने पहला पैराग्राफ फर्स्टली, सेकंड पैराग्राफ सेकंडली करके दोनों पैराग्राफ सैलरी की इंपॉर्टेंस में दिए हैं। अच्छा, अलग अलग आइडिया, मतलब अगर आप यहाँ पर सैलरी का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इसका कनेक्टर अलग होगा, देन रीजन उसका अलग दें, फिर एक्सप्लेनेशन उस बात की अलग दें, एंड एग्जाम्पल उसकी अलग दें। फिर सेकंड भी आप सैलरी का बता रहे हैं तो कनेक्टर भी एक अलग आने वाला है। रीजन आपने यहाँ सोसाइटल स्टेटस की बात की थी तो अब यहाँ पर कुछ और आना चाहिए। ये नहीं है कि पुरानी वाली बात का ही पॉइंट आपने यहाँ पर लगा दिया। ड्रैगिंग ऑफ द आइडिया नहीं कीजिएगा कि जो बात आप पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको ही आगे करें, कोई नया पॉइंट। हाँ, सम हाउ रेलेवेंसी हो सकती है, मिल सकता है, बट कुछ नया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड में, यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ आएगा, क्योंकि 2 पैराग्राफ आपने फर्स्टली एंड सेकंडली करके स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपने करना होगा इन कंट्रास्ट या डिस्पाइट ऑफ दिस, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि इन दो को जरा थीम तब्दील होकर यहाँ पर इन कंट्रास्ट में करके बात आ रही है। यहाँ पर आप जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार करना निहायत एक अजीब सी बात हो जाएगी। इसको जरा फोर्थ केस की तरफ ले आता है और 25 की तरफ चले जाता है। यहाँ पर पहला पैराग्राफ आपका सिर्फ सैलरी का जाएगा, क्योंकि मुझे रेलेवेंसी अपनी स्टेटमेंट से दिखानी है। स्टेटमेंट से मतलब क्या है, अब जरा इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन मेरे पास था सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट, अभी मैं इस वक्त ऐसे बता रही हूँ, सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन। मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग की और मैंने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट देन सैलरी। इसको पैराफ्रेज कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैराफ्रेजिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो की शुरू के मिनट्स में, आप चेक कीजिएगा। सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन, आपने ये बता दिया जॉब सेटिस्फेक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट देन सैलरी। आप अब इस स्टेटमेंट के साथ आप खड़े हैं। अब आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं जो आप ओवरव्यू में कह रहे हैं कि आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम की तरफ मैंने इशारा किया है, कम है एज कंपेयर टू सैलरी। तो अब आप इस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं ना, यानी वर्ड आपने तब्दील किए। तो जो मेरा लास्ट केस था दैट्स कॉल्ड 25%, कि आई एग्री टू सम एक्सटेंट एंड थिंक दैट कि अब जॉब यानी मैंने कहा कि भाई सैलरी बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। तो पहला पैराग्राफ मेरा सैलरी का आएगा, दूसरे और थर्ड यानी सेकंड एंड थर्ड की तरफ मैं जॉब सेटिस्फेक्शन में जाऊंगी। स्टूडेंट एक फिर मैं आपको कहूँ, ये जो केसेस हैं 75 एंड 25 के, इसमें 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं और गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंडिंग ऑफ योर आइडियाज करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर आ सकता है। इसके बाद आप ये देखें ड्रैगिंग ऑफ आइडिया कहीं ना कहीं आ जाता है, वोकेबलरी की रेंज इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है हमारे पास। तो बेहतर है कि किसी भी आइडिया को 50% पे सॉल्व कीजिएगा। 50% में बेहतर है, क्योंकि 2 ही पैराग्राफ है और एक चीज को लेकर आप एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। 50% is the best option for you. 100% will be the extremist one and 75 and 25 is less favorable, because मैं समझती हूँ कि उनको जरा नहीं कीजिएगा, बट आपको पता होना चाहिए अगर आपकी कोई फील्ड से रेलेवेंट आ गया या आपने कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा हुआ है, आपको पता है उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा। कंक्लूजन का तरीकेकार वही रहेगा जो मैंने एक लाइन आपको बताई थी, टू कंक्लूड कॉमा टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट कॉमा इट हैज बीन ल्यूमिनस टू स्टेटेड दैट। इसके बाद अब आप बता सकते हैं जिस सिनेरियो में भी आपने किया था, तो कंक्लूड आपने ऐसे करना है। एग्री डिसएग्री वाली बात मेरी यहाँ कंप्लीट हुई। इसके एसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो बताइएगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऐसे के टाइप की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ दी ऐसे की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज का ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और मेरी तमाम ऑल 4 वीडियोस देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप में कुछ भी खास नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि ये सवाल आपको कैसे हिट करता है, स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, क्योंकि ये जरा सवाल आजकल पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा हो गया है, होता नहीं अब अचानक आने लग गया है। इस सवाल की वही वाली टाइप है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, सोशल मीडिया हैज बीन यूजिंग विद इट्स हायर रेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। सिंपल उसने बात कर दी। तो अगर मैं आपसे एक सवाल कहती हूँ, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, जरा लिखिएगा अपने पास, द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके बाद वो कह रहा है राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट।
स्टूडेंट अब देखते हैं हम आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। आ जाइए, इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में वही जनरल बैकग्राउंड, इट इज कंसीडर्ड दैट, ये जो भी ऑलरेडी लाइन में आज आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेफ्ट टू राइट आपको क्वेश्चन आता है, राइट टू लेफ्ट आपने कर देना होता है, पैराफ्रेजिंग आपने कर दी। इस वाली टाइप में, क्योंकि ये टाइप जो है अपने अंदर दो एस्पेक्ट्स रखती है, मैं पहला एस्पेक्ट डिस्कस करने लगी, उसने तवज्जो बोर्ड पे होनी चाहिए। इसका ओवरव्यू बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही आपसे क्या कहा है, राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसने आपको कहा है राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, यानी एडवांटेज भी दो और डिसएडवांटेज भी। तो इसका मतलब आपने खाली एडवांटेज नहीं लिखने, ना सिर्फ खाली डिसएडवांटेज लिखना है, दोनों लिखना है। तो यहाँ पर आप ओवरव्यू में कह देंगे, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे थे अपने ओपिनियन बेस्ड ऐसे में हमने किया था कि दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन एज वेल एज माइंड। तो यहाँ पर आप कह देंगे दिस ऐसे विल डिस्कस दी। अब क्वेश्चन में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उससे मालूम करने को कहा है, तो आप यहाँ पर वर्ड तब्दील करके लिखेंगे दिस ऐसे विल डिस्कस दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया इन अ डेल्व मैनर। डेल्व मैनर का मतलब क्या होता है, काफी गहराई में। दिस ऐसे विल डिस्कस दी प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज PROS, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया इन अ डेल्व मैनर। आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है और स्टूडेंट समझ सकते हैं तो उसको मजीद लिख सकते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर ओवरव्यू बिल्कुल सिंपल जाएगा कि दिस ऐसे विल डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इन अ डेल्व मैनर। आपका यहाँ पर ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। मैं वही बात करने लगी हूँ कि आपको समझ आ रहा है। बॉडी पैरा वन में आपने एडवांटेज लिखना है, कैसे, ऑन द फर्स्ट हैंड, क्योंकि यहाँ पर एक में एडवांटेज आएगा, दूसरे में आपने डिसएडवांटेज लिखना है। थीम ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करें, ऑन द फर्स्ट हैंड। अब आप सोशल मीडिया का फायदा बता दें, और सोशल मीडिया के, अब क्योंकि मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ, आप सोशल मीडिया का फायदा बता रहे हैं स्टूडेंट, रीजन थोड़ा सा ऐसे बनाया करें। फॉर एग्जाम्पल आप अब यहाँ पर ये ना गए सोशल मीडिया हेल्प्स इन स्टडीज। अगर आपने खाली स्टडीज की बात की ना तो बस आपके पास बहुत लिमिटेड आइडिया हो जाएगा। अपने आइडिया में ना कोशिश किया करें ऐसे करके एक कॉमा जरूर लगा दिया करें। फॉर एग्जाम्पल ऑन द फर्स्ट हैंड सोशल मीडिया हेल्प्स इन स्टडीज, कॉमा, ग्रोइंग बिजनेस या ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, कॉमा, या कॉमा के बाद हटा दें ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड सोशल कनेक्टिविटी। ये तीन बातें आपने एक रीजन में कह दी, और रीजन बहुत छोटा सा होता है, मैंने आपको बताया। तो सोशल मीडिया ने किसमें हेल्प की, सोशल कनेक्टिविटी, स्टडीज एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में उन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, आइडिया की शॉर्टेज नहीं होगी, उससे रेलेवेंट आपको एग्जाम्पल निकाल पाएंगे। तो रीजन में आप क्या किया करें, बस वन वर्ड मत लिखा करें कि फॉर एग्जाम्पल आपने वन वर्ड लिख दिया हेल्थ इन स्टडीज, तो फिर स्टडीज में आप इतना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इसकी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि the person who can never visit across the region to find the most lucrative books and the desirable knowledge, he can easily access through the e-library to get his desirable book by consuming, या by consume जो भी आप बताना चाहें, कुछ अमाउंट में वो जा सकता है और लेकर आ सकता है। पहले तो ऐसा नहीं था, बाकायदा में फिजिकली जाना पड़ता था या लाइब्रेरीज वगैरह, ऐसा तो कोई रिवाज ही नहीं था। तो जो भी आपको फायदा नजर आया, या आप ऐसे बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द टाइम ऑफ द कोरोना वायरस, या आप ऐसे बता सकते हैं इन द COVID-19 लॉट्स ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गॉट इमर्स बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। अब उस आइडिया ने क्या किया, आपके ऑनलाइन बिजनेसेस को एक नया ही डायमेंशन प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी आपको फायदा नजर आया आप यहाँ लिखेंगे, और डिसएडवांटेज का आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज यू आर बाउंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने। तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑन द अदर हैंड, और डिसएडवांटेज आप बता देंगे सोशल मीडिया का। स्टूडेंट सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज आप ये नहीं कह सकते कि ये हमें खराब कर रहा है। सोशल मीडिया खराब नहीं कर रहा, आपकी चाइल्डिश एक्टिविटीज आपको खराब करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने फॉल्ट्स को सोशल मीडिया में मत डालें। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसका डिसएडवांटेज ये बता सकते हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉमन है। देखें ये एक एरर है कि डिस इन्फॉर्मेशन यानी जिसकी जो मर्जी आती है वो उठा के अपलोड कर सकता है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ऑन द अदर हैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ द एक्चुअल न्यूज या इन्फॉर्मेशन। अब वो आप बता सकते हैं कि वो सेग्रीगेशन इतनी हुई है, बढ़ गई है, या डिस इन्फॉर्मेशन कॉमन है, ये आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया हमारा टाइम जाया करता है। सोशल मीडिया टाइम जाया नहीं करता, आप अपना खुद टाइम जाया करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जरा वैलिड रीजन हो। ये बच्चों वाली हरकत हमें नहीं करनी है कि सोशल मीडिया हमारा टाइम जाया करता है, वो घर आके टाइम जाया नहीं करता हमारा। तो हमें क्या करना है, ऑन द अदर हैंड द डिसइंफॉर्मेशन या पॉइंट ऑफ द डिसइंफॉर्मेशन is badly prevalent in a society that impacts negatively या that play its negative role in society। चलेगा, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन का मतलब होता है
अब आप देख रहे हैं किसी एक पॉइंट को लेकर आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं अथेंटिक नहीं है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। या भी बता सकते हैं कि फेक इन्फॉर्मेशन इससे आ रही है, साइबर क्राइम्स इससे बढ़ रहे हैं, या जो आपको समझ आ रहा है आप बता सकते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन आप बता दें कि कोई कंट्रोलिंग इशू नहीं है, मतलब कंट्रोलिंग इशू है, कोई मॉनेटरी पॉलिसीज की ऐसी नहीं आ रही भाई जो उसको मॉनिटर कर सके। तो ये तमाम एक्सप्लेनेशन में आएगा, जो भी डिसएडवांटेज है आप यहाँ पर बता सकते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि नए नए गेम्स आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, उससे फर्क पड़ रहा है हमारे मेंटल हेल्थ पर, ये आप कह सकते हैं। देन आपका एंड में कंक्लूजन आ जाएगा। स्टूडेंट काफी मर्तबा ये भी देखा गया है कि सिर्फ उन्होंने आपको एक सवाल दिया है, राइट डाउन दी एडवांटेजेस ओनली। अगर उसने सिर्फ आपको एडवांटेज कहा है तो अब सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड के दोनों पैराग्राफ में आपके पास एडवांटेज आएंगे और अब इसका इंप्लीमेंट नहीं होगा कि ऑन द फर्स्ट हैंड और ऑन दी अदर हैंड आप कहेंगे फर्स्टली एंड सेकेंडली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहां पर उन्होंने कहा कि राइट डाउन दी डिसएडवांटेजेस ओनली। तो सिंपल सी बात है, दोनों पैराग्राफ किसके आ जाएंगे, डिसएडवांटेज के। और ओवरव्यू में भी क्या आएगा, दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इन अ डल मैनर। यहाँ इस लाइन को रटा रटाया मत कर दीजिएगा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो जरा ख्याल रखिएगा, लॉजिकल, बी लॉजिकल। ये बिल्कुल सिंपल तरीका था, मैं अपनी बात को समराइज करूंगी यहाँ पर कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का ऐसे ऐसे आ जाता है। स्टूडेंट अब ये इतना आसान होने लगा ऐसे कि उन्होंने कहा कि अब ऐसा वाला नहीं देंगे, थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट क्रिएट कर दिया। तो मैं सेकंड तरीका आपको बताने लगी हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और अब ऐसे आता है। जो स्टेटमेंट है वो आपके पास ही है, द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टेटमेंट उसने आपको यहाँ पर दे दी, पहले से क्या कहता, राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब उसने आपको कह दिया डू इट्स एडवांटेजेस, do its advantages outweigh to its disadvantages। अब इस तरीके से सवाल दे दिया उसने आपको, उसने ये नहीं कहा कि इसके एडवांटेज लिखो डिसएडवांटेज लिखो, एक तरीके से वो आपसे रिस्पॉन्ड लेना चाह रहा है, वही रिस्पॉन्ड जो हमने एग्री डिसएग्री वाली टाइप में किया था। ओवरव्यू में फर्क आएगा, आपने बिफोर राइटिंग एंड बिफोर स्टार्टिंग यूर ऐसे आपने इस बात को देखना है, आपको अगर लगता है कि सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा हैं तो आप कहेंगे, यहां पर जो मैं लाइन बताने लगी हूं ओवरव्यू में क्या हो जाएगा, यस आई होल्ड द व्यू दैट यहां पर जब इसने आपको इस बात पर लाइबल किया कि क्या आपको लगता है इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, अगर आपको लगता है, वाकई ही लगता है, तो आप लिखेंगे यस कॉमा आई होल्ड द व्यू दैट इट्स सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। अब अगर आपकी वोकैबुलरी ज्यादा अच्छी है तो बिल्कुल अब ये मत कीजिएगा कि यही लिख दें, मैं आपको बता रही हूँ। इट्स सिग्निफिकेंट पॉइंट, यहां सवाल में आउटवे था, आप यहां ओवरवे कह देंगे। इसका मतलब होता है गालिबाना, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या इसके फायदे ज्यादा है इसके डिसएडवांटेज से, तो अगर है तो आप बता देंगे इट्स सिग्निफिकेंट पॉइंट ओवरवे टू द ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया ही रहेगा, जो पॉइंट का नाम है। अगर आपने यहाँ पर अग्री कर दिया ओवरव्यू में इस बात पर, तो यहाँ पर केस वो बनेगा जो हमारा एग्री डिसएग्री का था, 75 एंड 25% वाला। यहाँ पर दो पैराग्राफ्स आपके जाएंगे एडवांटेज के और एक पैराग्राफ आएगा डिसएडवांटेज का, क्योंकि आपने खुद ही एग्री कर दिया। अब एग्री करके अगर आपने एक पैराग्राफ एडवांटेज का और एक डिसएडवांटेज का लिखा तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने खुद ही कहा है। और हमें कैसे पता चलता है कि किसकी वर्थ क्या है, जितने पैराग्राफ आप बनाते हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ से पता चलता है कि आप 75% एग्री कर रहे हैं, 50%। अगर 50% है तो दो पैराग्राफ है, इसका मतलब दोनों की वेटेज इक्वल आई है। अगर आपने 75 किया तो फिर दोनों पैराग्राफ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि 75 पे एग्री हुआ है। तो अगर आपने कह दिया तो फिर आपको दो पैराग्राफ एडवांटेज के लेकर जाना है। तो इस सूरत में मैं कहूंगी ये वाला केस कैंसिल कर दें, क्योंकि ठीक है अगर आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ कि इसको ना करें। इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने एडवांटेज को मजीद ड्रेन कर करके बताए चले जा रहे हैं, तो फिर इसको मना कैसे कर सकते हैं हम। अगर आपने इसको भी 50% पे सॉल्व करना है, ये तो 75 वाली बात हो गई ना,
अगर आप लेकर आ रहे हैं कि भाई मैं नहीं समझता, मुझे तो सिर्फ दो ही पैराग्राफ की तरफ जाना है, तो यहां पर आप कहेंगे जी, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव वाली बात कर दी क्योंकि भाई मुझे अपना ऐसे जरा आसान करना है, मुझे वहां अपनी कॉन्टेक्स्ट को ऐसे नहीं एक्सपेंड करना कि मेरे पास तो भाई बहुत सारा कंटेंट है। अब आपने कह दिया नो, आई होल्ड द व्यू दैट इट्स सिग्निफिकेंट पॉइंट डू नॉट ओवरवे टू द ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की मैं बात फिर कर रही हूँ, पता चले आप सोशल मीडिया लिख कर आ जाए वहां पर, यहाँ भाई उसका नाम आएगा जो टॉपिक का नाम है। हमारे पास बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं। एंड में मैंने इस बात को दोबारा उन्हें बताया कि एंड बोथ आर इन इक्विवेलेंसी। यहां पर इस बात ने मुझे बता दिया कि भाई दोनों बराबर है, मैं नहीं मानती कि इसके एडवांटेज जो है वो एक्सीड कर रहे हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ डू नॉट अलग लिखा है, तो आपने भी डू नॉट वहां पूरा अलग लिखना है। मैंने आपको ऑलरेडी शुरू की क्लास में बताया था कि डोंट, कैंट, मस्टेंट, शुडेंट ये नहीं करना, यानी कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट अलाउड इन राइटिंग टास्क, बिकॉज इफ यू राइट एनी सॉर्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इट इज कंसिडर्ड एज लेस फॉर्मल। तो हम फॉर्मल की बात करें, मैं लेस फॉर्मल पे नहीं जाना। सो मैंने यहाँ लिखा है डू नॉट ओवरवे टू द ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया एंड बोथ आर इन इक्विवेलेंसी। अब सिंपल बात है, एक पैराग्राफ एडवांटेज का और एक डिसएडवांटेज का, और एंड में कंक्लूजन। तरीकेकार वही रहेगा ऐसे का कि इंट्रोडक्शन आएगा। तो अब मैं अपनी बात को, तमाम ऐसे को जरा यहाँ समराइज कर देती हूँ कि जनरल बैकग्राउंड एंड पैराफ्रेजिंग हमारी अलग होती है। ओवरव्यू तमाम टाइप्स के ऐसे में अलग होता है। एग्री डिसएग्री में मैंने देखना था भाई मुझे किस केस के साथ जाना है, इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बना, और बाकी 3 वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड पैराग्राफ में भी वही तरीकेकार होता है। बॉडी पैराग्राफ में एक कनेक्टर आता है, उसके बाद रीजन है, देन एक्सप्लेनेशन है, देन एग्जांपल है। स्टूडेंट एग्जांपल देते वक्त बहुत जनरल की तरफ ही जाना होता है, स्पेसिफिक मत जाइएगा। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत लें, कि ये मत कहें कि भाई मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, और आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे रिलेटिव या फ्रेंड्स या नेबर्स ने ऐसा किया। और एक लास्ट बात, अपनी लैंग्वेज को आई लैंग्वेज मत किया करें, थोड़ा सा जरा पैसिव वॉइस की तरफ जाएं। आप ये ना कहें कि आई ऑब्जर्व, नो, इट इज ऑब्जर्व दैट। ठीक है, आप ओवरव्यू बता सकते हैं, आई बिलीव इट ऐसे करके आ सकते हैं। आप देखें यहाँ पर भी आई होल्ड द व्यू दैट, आई करके लैंग्वेज आई थी, लेकिन ज्यादातर आपने क्या करना है, इट इज कंसिडर्ड दैट यानी बी यानी पैसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।